सब अभी तक जो है हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवाने में नाकाम हो गई है, तनकीद की जद में भी आ गई है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ है कि जो आईनी तरमीम है इसको जल्द ही मंजूर करवा लिया जाएगा। नहीं जी, कुछ मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। जी और वो जो बुनियादी सवाल मैं अक्सर उठाता रहता हूँ अपने इस नशिस्त में जी कि ये जो अरेंजमेंट है, पहले तो ये पता चले कि नवाज शरीफ साहब ने और ये किन शराइत पे तय हुआ है। जी और इस सारी गुफ्तगू से पहले जो है वो तमाम पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी उनको मुबारक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज आमद, जश्न आमद जो है वो मुबारक हो सबको। ये देखें, ये नहीं होने जा रहा, ये कोई तरामीम वगैरह जो है ये कुछ ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है सिलसिला। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये अब बिल्कुल एक तितर बितर सा हो रहा है। और ये जो तरामीम है ये जूँ जूँ खुल के सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बननी थी और ये और तो उसको मुकम्मल तौर पे ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये इत्तेफाक से इसमें एक दो शख्सियात वो भी मौजूद थी जिन्होंने एक शख्सियत तो कम से कम जिन्होंने एनआरओ का मुसवदा तैयार किया था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो ये नहीं, ये बिल्कुल जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अदालतें जो हैं वो ये तय है कि अदालतें मौजूदा ही जो उनकी पूरा जो सिलसिला है आइन और कानून के मुताबिक ही वो काम करेंगी, उन्हें करना चाहिए। और ये जो भी अटैम्प्ट थी ये मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा, ये तो कहने वाली बात है ना, इतने हज़ार मुकदमात थे, वो अलग इशू है, वो तो अदालती इस्लाहत करें, पूरा मुल्क साथ खड़ा होगा कि अगर जो केसेस का इशू है। मगर यहाँ तो जज साहबान को इसमें इस सेटअप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जज साहबान को माजी में चंद लोग, सारे सियासतदानों की बात नहीं हो रही, जब मैं एलिट की बात करता हूँ तो उसमें वो बाहर मौजूद शख्सियत जजों को कत्ल करवाते रहे माजी में या उनके रिश्तेदारों को। तो बात यह है कि वो ये तो नहीं होने जा रहा बिल्कुल। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अब ये देखना है कि इसमें इसका जिम्मेदारी किस पे है, क्योंकि गूफ अप हुआ है ना मामला, सारा बहुत गूफ अप हुआ है, इसको संजीदा अंदाज में हैंडल नहीं। जो आप ये देखें, सिर्फ ये देख लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो संजीदा शख्सियात हैं वो ना पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस दिन गिरफ्तारियां और ये और वो जो अरकान को, ना उस पर वो उन्होंने बड़ा संजीदा रास्ता इख्तियार किया, जिसमें मैं आया सादिक साहब का भी जिक्र करता हूँ, जिसमें गिलानी साहब भी हैं, यूसुफ गिलानी साहब भी हैं, या सादिक साहब भी हैं। उन्होंने बिल्कुल ये जो है, और बाकी तो मैं अब क्या तबसरा कहूँ, हमने तो देखी हैं सियासतदान इतने सालों में, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग। और मैं यानी अब देखें कि ये अब दुनिया में नहीं है बहुत से लोग, लेकिन जो भी, मैं आप यकीन करेंगे उनसे जो इख्तलाफ हो, इत्तेफाक हो, जैसा मतलब क्या खूबसूरत शख्सियात थी। शाह अहमद नूरानी साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, शेरबाज मज़ारी साहब, ये जो भी इख्तलाफ जितना हो, बुकटी साहब, सरदार मेंगल साहब, मैंने कहा ना उनकी शख्सियात के पास आप बैठे, आपको ऐसा लगता था, वली खान साहब, तो आपको ऐसा लगता था जैसे कि पूरी वो जो है ना लाइब्रेरीज खुल गई हैं। और बहुत से, मैं नाम इसका बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जो लोग नहीं जानते, उनके से मतलब जिनकी मुलाकात हुई, तो एक जो भी उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा होता रहा, या जो भी होता रहा, या जो भी लोग थे उनकी उसके पीछे जो थे वो तो, लेकिन वो उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ी, यानी आप कहें ना कि इससे कतई नज़र के सियासतदान या प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। और आप जो मर्ज़ी कह लें, हज़ार ये 9 मई का वाक़या है, इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। 190 मिलियन डॉलर का क्या किस्सा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन खान साहब की पॉपुलैरिटी पे तो कोई सवाल नहीं है ना, खान साहब की पॉपुलैरिटी पे तो कोई सवाल नहीं है ना, इस पे तो कोई दो आ रहा नहीं है। बाकी उनके जो मामलात हैं वो अलग है अपनी जगह, 9 मई कैसे हुआ और बाकी मामलात वो अदालतों में चल रहे हैं मामला। तो अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि तो ये तो उसकी हैत तब्दील करवाने की कोशिश हुई है, ये तो
नहीं हो रहा। परसों जो है 2 रोज़ के बाद 19 तारीख को यहाँ पे बार एसोसिएशंस के इजलास तलब हो गए इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट बार और मुख्तलिफ बार्स, उसमें मुनीर मलिक साहब और मुख्तलिफ वकला जमा हो रहे हैं यहाँ पे। और उसमें मुमकिन है कि कुछ शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी और जो मतलब वो दावत देंगे पीपल्स पार्टी के लोगों को भी और मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी और बाकी लोगों को भी, आप भी आए, फोर्स करेंगे वो वकला। तो वो अब जाते हैं नहीं जाते, लेकिन सिविल सोसाइटी, वकला और सारे यहाँ पे जो है इज्तिमा हो रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को देखना है कि उनकी गवर्नमेंट ये किस तरह से आगे मामला बढ़ते हैं। ये कोई बहुत ही अजब सा मामला है कि मतलब पीपल्स पार्टी उनसे बात करेगी मौलाना साहब से, मतलब ऐसा क्या है उसमें, मतलब आखिर क्या था उसमें कि भाई वो जो है वो उसके बगैर फिर वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया वगैरह। चल 15 दिन 20 दिन बाद हो जाए, उस दिन तो रात को लग रहा था जैसे कि आज के आज ही होगा। वो था ना डू और गो वाले, एक था ना। अच्छा तो बहरहाल वो नहीं हो सका। तो अब यह है कि अब इसको कैसे, और नवाज शरीफ साहब को मैं बता रहा हूँ ना कि वो नहीं होते तो फिर चीज़ें निकल जाती हैं, पब्लिक पल्स, और फिर आवाम जो है उसके साथ तो आपको जो भी आप करें आवाम के साथ तो रहना पड़ता है। आपके आवाम की पल्स के ऊपर से आप हाथ हटा नहीं सकते, आपको कोई पसंद हो या ना पसंद हो। अब इशू ये है कि इस वक्त जो है एक तो ये तरमीम में बिल्कुल जो है ना बहुत इसको मैनेज ही नहीं किया ठीक तरह। इसको इसमें था क्या पता है, खुदा जाने, मतलब अजीब ही मामला था। उनके एक हाथ में कोई कागज़ है, एक हाथ में कोई कागज़ है, वो सब, और हंसी मजाक आई नहीं। तरमीम, अदालती इस्लाहात होना, सुप्रीम, यानी आप ये देखें कि एक हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस भी, कोई भी हाई कोर्ट के, उनको किसी, अगर मिसाल के तौर पे एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको उठा के किसी भी वक्त जो है वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे सूबे की हाई कोर्ट में, और वहाँ चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो जज होंगे। मतलब आपकी नाराज़गी होगी, आपको पसंद नहीं आया तो आपने चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र कर दिया, वो जज होंगे, वहाँ ऑलरेडी चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे, उनके नीचे वो जाके जूनियर काम करने चाहिए। मतलब ये इस तरह मुल्क चलते हैं। ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस तरह की तरमीम, क्या क्या सूझी है, बैठे बैठे इन्होंने बम पे लात मारी है, क्या की है खुदा जाने। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि अब ज़रा और इश्यूज बहुत हैं, तो थोड़ी सी बात बस लोकल इश्यूज की करके, वो जो अडयाला से एक बात की थी ना उन सब ने कि मेरे राब्ते थे और मैं मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, तो ऐसे ही कहा था उन्होंने। देखिए, एक तो मैंने बहुत अरसे पहले कहा था कि अडयाला पे नज़र रखें, मैं इन खान साहब को कहता था कि शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, अब मैं इनसे कहता हूँ अडयाला पे नज़र रखें, मैं तो कह के फिर खामोश हो जाता हूँ। फिर उसके बाद वो चीज़ें शुरू, अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि वो राब्ते ख़त्म नहीं हुए, इनको पता होना चाहिए, वो राब्ते मौजूद हैं, हमेशा होते हैं, हर एक से होते हैं। हम रियासत हमेशा राब्ते हर एक, मतलब कोई ये तो नहीं कि बिल्कुल ही पता चला कि इनका ख्याल है कि लोगों को फांसियाँ लग जाएंगी इनके चक्करों में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप अपनी पॉलिटिक्स करें, डिलीवर करें, ध्यान दें चीज़ों के ऊपर, मामलात में, वो ख़त्म नहीं हुए। और उसमें अब एक कलीदी शख्सियत, यानी कलीदी किरदार अदा करने के लिए शख्सियत आने वाले दिनों में फ़ाल होती नज़र आएगी, और वो शख्सियत जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, ओहदा शायद वो ना लें, लेकिन वो एक बड़ा ब्रिज ज़रूर बनेंगे, और वो हैं साबिक सदर आरिफ अलवी साहब। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अभी ये पिछला पूरा सेटअप भी देखा है, मुख्तलिफ मामलात। ऐसा मैं ये नहीं कहने जा रहा कि कोई बिल्कुल कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, और नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने उस दिन कहा था ना कि राब्ते अब नहीं करूँगा, तो वो थोड़ा एक वक्त का वो था, वो राब्ते हमेशा रहते हैं। नवाज शरीफ साहब जब जलावतन हो गए थे मुशर्रफ साहब के दौर में, तो ब्रिगेडियर नियाज साहब थे, और ब्रिगेडियर नियाज साहब से हट के भी उनसे मुख्तलिफ शख्सियात के राब्ते थे मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और हमेशा होते हैं राब्ते। तो उसमें यह है कि आरिफ अलवी साहब का एक आपको उनका फ़ाल किरदार नज़र आएगा आने वाले दिनों।
अच्छा, और ज़ाहिर है कि साबिक सदर वो रहे हैं, तो उसके हवाले से उनका एक प्रोटोकॉल, एक वो सारा वो भी है, तो वो एक उनका रोल होगा। अच्छा, ये अब ये देखना है सारा कि ये किस तरह से इस मामले को निपटाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब गया है मामला, आइनी तरामीम वाला जो है ना, और उस पर अदालत जो है, अब अदालतें और जज साहिबान और वो भी सब सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है। मतलब वो ये हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। एक होगी आइनी अदालत, उसके चेयरमैन को आप नामजद करेंगे, यानी उसके चीफ जस्टिस को नामजद करेंगे, फिर वो चीफ जस्टिस बाकी जज साहिबान के नाम अनाउंस करेगा, उनके नीचे सुप्रीम कोर्ट होगी। आप देखें बड़ा अजीब, वो मामला सारे उधर सुनेंगे और वो इनके ऊपर होगी, और फिर उनके बाद नीचे जो अदालतें होंगी, हाई कोर्ट्स, उनके जजेस को इधर से उधर, उधर से उधर आप कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई लंबा कोई प्लानिंग हो रही थी, लेकिन वो नहीं बन सकी बात, और उसके नतीजे में काफ़ी जगह घसाई हुई है। तो अब ये है कि नवाज शरीफ साहब आगे आए, उनकी हुकूमत है, हुकूमत उनकी है, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और आगे आके वो इसको संभालें, इस पूरी चीज़ को कि उस दिन क्या हुआ है, जी। और वो जरदारी साहब से बात करें, वो जरदारी साहब से बात करें। पहले तो ये है ना कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब आपस में मिलकर पहले बात करें। ये जो है ना कि दोनों बात नहीं, ये आपस में मिलें और बात करें, और इसको, इस मामले को देखें। अगर इसमें कोई बड़ी मुशावरत होती है कि जी, जिसमें कोई आप समझें कि सारे सियासतदान बैठते हैं आपस में आके और इस तरह करके, अभी बनाई थी ना कमेटीज़ वगैरह सारी, लेकिन उसके साथ फिर जाहिर है उधर से भी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस तरफ से बहुत सारी बातें, आई मीन गंडापुर साहब की तकरीर में बातें बहुत बहुत अक्रॉस द बोर्ड, एक उसमें जो है वो ऐसा था कि सबने मजम्मत की थी कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। इन्होंने अपनी जो है ना अक्लमंदी से वो चीज़ें सारी पीछे करके, और अब आज वो कोई वहाँ पे वो अफगान पहुँचे हुए थे मौसूफ, वो खड़े ही नहीं हुए सफारतकार उनके जी। वो तरह में। तो ये, लेकिन ये इस तरह से वो चलता रहता है। ये जो है ना, आप दुनिया के हालात देखें तो ये बड़ी मामूली चीज़। अभी देखें बैरूत में ये 1000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उनसे एफिलिएटेड, लेकिन उसमें हेल्थ से अभी तो इनिशियल खबरें आ रही हैं, उनके पास जो पेजर्स थे या जो उनके मोबाइल सेट्स थे वो धमाकों से फट गए सबके पास। कोई तादाद बयान हो रही है 1000, लेकिन कोई उससे ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1500 के लगभग लोग ऐसे जिनके मोबाइल टेलीफोन्स जो हैं वो फटे हैं। ठीक है ना, साइबर अटैक्स हुआ है या जो भी हुआ है, या उसमें वो एक बड़ी कोई टेक्नोलॉजी भी, उसकी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। और उसमें जो बैरूत में जो ईरान के लेबनान में जो सफ़ीर थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं, उसमें उनका टेलीफोन भी, यानी लोगों ने अपनी, ये मैं कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे ये उस वक्त वैसे भी ये मशवरा है सब लोगों को वैसे भी कि इस टेलीफोन को अपनी यहाँ की इस पॉकेट में ना रखा करें, यानी जो हार्ट है उसके ऊपर इसको बिल्कुल, बहुत से लोग जो हैं उनकी आदत होती है कि इस मोबाइल फ़ोन को वो इस जेब में रखते हैं। इसको जितना दूर रखें, बैग में, पर्स में, साइड पॉकेट्स में, वो बेहतर है। एनीवे, तो ये जो है ये धमाकों से फटे हैं फ़ोन, और उसके नतीजे में वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी ब्रीच है अभी तक सिक्योरिटी की, क्योंकि उनके पास नंबर्स भी होंगे, ज़ाहिर है टेलीफोन भी बग होंगे, जो भी कुछ होगा, जैसे भी वो गया तो जो, लेकिन ये है कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहना ये है कि एक बड़ा अटैक हुआ, बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अच्छा, साथ ही जो है वो ये एक जो है ना, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये गालिबन अभी जो ऐलान हुआ है वो फिर 10वें दौरे पे वो मशरिक़ वस्ता के पहुँचे हैं, लेकिन वो मिस्र जो उनकी अनाउंसमेंट आई है वो जो है उसमें सिर्फ, इसमें 8th स्लाइड को देखें तो उसमें ये है सिर्फ कि वो इजिप्ट ही जाएंगे। अभी तक वो शायद इसराइल जाएं, शायद कतर जाएं, लेकिन अभी तक जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो उनका आया है वो एक ही मुल्क का है कि वो इजिप्ट पहुंच गए, और वहाँ पर 17 से 19 तारीख तक वो इजिप्ट में ही रहेंगे, और वहाँ पे वो स्ट्रेटजिक डायलॉग वगैरह से बात होगी उनकी। लेकिन जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने वाइट हाउस की ब्रीफिंग में ये बात की है कि जो
सीज़ फायर है उसके ऊपर बात जारी है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और सीज़ फायर अब तो बहुत, क्योंकि अब तो हिजबुल्लाह जो है वो यानी ज़्यादा जवाबी अटैक होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, ये नॉर्थ के ऊपर। और याहिया सिनवर जो है उन्होंने हुतीस को ख़त भेजा है कि मुबारकबाद का, कि ये जो उनकी तरफ से मिज़ाइल लॉन्च हुआ था, उस मिज़ाइल का नाम फ़लस्तीन है, तो उसका सेकंड उन्होंने आज तस्वीरें वगैरह ज़ाहिर की कि फ़लस्तीन 2 भी है, उससे ज़्यादा हाइपरसोनिक। तो वो एक मामला मशरिक़ वस्ता के ख़राब हो रहे हैं। दरमियान में जो है वो भारत और ईरान के दरमियान ये सूरत हाल, अगर ज़ाहिर है कि एक रीजनल टर्मोइल है। देखिए ये जो 16वीं सदी है ना, 16वीं सदी एक ऐसा दौर है इस पूरे ख़त्ते का, ये दुनिया का, कि ज़ाहिर है कि एक बड़ा उसमें 3 बैक वक्त जो है वो मुसलमान सल्तनतें 16वीं सदी के आगाज़ में अपने अरूज पे थीं। क़याम उनका हो गया था उनमें से बहुत, लेकिन वो जो है वो आप समझें कि वो जो 16वीं सदी है वो उसमें उनका अरूज है, और तीनों एक साथ थी। एक उनमें से थी सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन्स थे, वो पहले मौजूद थे, पहले कायम हो गई थी सल्तनत। और ऑटोमन जो हैं, लेकिन वो 16वीं सदी के आगाज़ में जो है वो चूँकि सुलेमान द मैग्निफिशेंट, ठीक है ना, सुलेमान आज़म का वो, तो वो बिल्कुल वो अरूज है सल्तनत उस्मानिया का। और इसी तरह से ये 16वीं सदी के आगाज़ में बिल्कुल एक तो सल्तनत उस्मानिया है, फिर एक दूसरी सल्तनत कायम होती है, और वो है ज़हीरुद्दीन बाबर, जब शिकस्त देते हैं पानीपत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। अक्सर लोग समझते हैं कि इब्राहिम लोदी को शायद वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान, वो इब्राहिम लोदी उधर सल्तनत दिल्ली, और ये इधर से मुग़ल सल्तनत कायम हुई थी, पानीपत की पहली जंग। और 16वीं सदी के ही वस्त में फिर अकबर, ठीक है ना, शहंशाह अकबर। तो मुग़ल सल्तनत भी 16वीं सदी के में आपको अरूज पे नज़र आती है। तो 2 सल्तनतें तो ये हो गई, और तीसरी सल्तनत जो है वो कायम होती है, वो भी 16वीं सदी के आगाज़ में कायम होती है, और वो है सफ़वी सल्तनत। और वो जो है शाह इस्माइल, अच्छा वो सफ़वी यानी एक सूफिया का एक उसमें है, यानी मकतब फ़िक्र है सूफिया का, उससे उनका ताल्लुक़ था। लेकिन वो ईरान में आए तो यहाँ आने के बाद जो है उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की। और ये इनको कहते, ये एक ही वक्त में तीनों थीं, सफ़वी, मुग़ल और ऑटोमन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये थी कि सफ़वी जो है वो पहली, उसको हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते बल्कि कहेंगे उसको, वो पहली अहले तशी यानी शिया रियासत के तौर पे। तो शाह सुलेमान जो हैं उन्होंने ये पहली शिया, और इसी वजह से उनकी और ऑटोमन्स के दरमियान एक प्रॉब्लम रहा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जो पॉइंट है वो यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, इनको गन पाउडर एम्पायर्स कहते हैं, गन पाउडर एम्पायर। अगर आप पूछे ना गन पाउडर एम्पायर, वैसे और एम्पायर है, असल जो गन पाउडर एम्पायर है ना, क्योंकि तोप खाना, बारूद, बंदूकें, ये उस वक्त जो इनकी फतूहात हो रही हैं, तो ये जो है अच्छा ऑटोमन्स का और इनका जो है ना प्रॉब्लम रहा आपस में, ऑटोमन्स का और सफ़ीज़ का। ये 200 साल तक रहे। उसके बाद फिर कजर ख़ानदान, फिर बाकी वो 1925 तक वो कंटिन्यू किया जो बादशाह थी। लेकिन वहाँ से फिर वो आप समझें कि सुन्नी से जो अहले तशी हो, तो वहाँ से सफ़ी ख़ानदान, शाह इस्माइल अव्वल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये गन पाउडर एम्पायर्स हैं, ठीक है, 3 एक ही वक्त में। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि उसके बाद फिर तो वहाँ से चलता रहा सिलसिला सारा। ज़ाहिर है कि एक जो 79 में जब इनकलाब आ गया, तो उसमें फिर आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं वो, उन्होंने एक जो वलायत फ़कीह का एक तसव्वुर है उसको उन्होंने अमली शक्ल दी। पुराना तसव्वुर है लेकिन उसको उन्होंने अमली शक्ल दे के रियासत के ऊपर उन्होंने वलायत फ़कीह, और उसमें वली फ़कीह का उसमें यानी ये है कि इमाम गायब 12वें इमाम जब तक नहीं है तो उस वक्त तक जो
लोग हैं, यानी जो 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 आप समझें कि यानी जो फ़की से मुराद ये है कि जो फ़िक़ह के ऊपर जिनकी महारत हो, और वली जो कि निगरां हों और निगहबानी। तो वली फ़की का एक रोल जो कि इमाम गायब की सूरत में यहाँ पर वो तालीमात को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उनकी तालीमात को, मैसेजेस को सोसाइटी के अंदर कैसे चलना है, तो वो उनका एक रोल वहाँ से आयतुल्लाह ख़ुमैनी का। आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बाद जो है वो फिर जो है वो आयतुल्लाह ख़ामेनी। तो आयतुल्लाह ख़ामेनी 35 साल से, इस 50 साल की उनकी एज थी जब वो इस ओहदे पे उनको मजलिस ने चुना था, और उनका जो है वो एक सियासी रोल भी है और उनका मजहबी रोल जो है रहबर का, ठीक है ना, क्योंकि वो वली फ़की भी हैं। और उस अंदाज में वो जो उनकी जो बात है, तो मतलब अदालत, सदारत, वजारत, मतलब ये सारी चीज़ें फिर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आइन में और मज़हब के लिहाज से जो पोजीशन है, उसमें ये सारी फिर सेकेंडरी हो जाती हैं चीज़ें कि सदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वज़ीर है, ये पार्लियामेंट बिल पास किया नहीं किया। उनका एक जो मर्तबा है वो उससे बहुत बुलंद है। अब उन्होंने कल ये एक एक्स के ऊपर एक मैसेज उन्होंने डाला, क्योंकि बल्कि आज या कल की रात, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो उसका जो मैसेज को अगर हम स्क्रीनशॉट दिखा सकें, तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है इस्लाम के, वो हमेशा आपस में हमें जो है वो लड़वाते हैं, इंडिफरेंट विद, मतलब हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए उनके ख़िलाफ़, और ये है कि इस्लामी उम्मा, और हम जो है वो कंसिडर नहीं करते अगर जो है वो हम खामोशी इख्तियार करें, झुक जाएं, ये करें, तब कि जबकि मुसलमान जो हैं वो म्यांमार में, गज़ा में और भारत में या किसी और जगह जो है वो उनके लिए मसाइल हो। अच्छा, ये जहन में रखें कि ये जो मैंने आपसे पहले बात की ना कि जो रहबर हैं, ठीक है ना, रहबर का जो रोल है, मैंने आपको बताया कि वो जो है वो एक मतलब उनके जो बयानात हैं, उन बयानात को सियासी जो बयानात हैं कि उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया, कोई नहीं, इससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके जो जुमले हैं, उनकी जो बात है, उनका जो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको उसी तरह से लेना चाहिए और बहुत संजीदगी के साथ कि वो उन्होंने बात की। तो इससे पहले जो है वो रहबर की तरफ से जो है वो 2019 में जब ये आर्टिकल 370 आया तो उसकी उन्होंने मजम्मत की, और उससे पहले जो है वो 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो भी उनकी तरफ से बहुत शदीद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। और मैंने आपसे कहा ना कि इसको मतलब है कि वो अगर तो एक बात करें तो उस बात पे एक संजीदगी से उनकी बात को लेना चाहिए, लेती है पूरी दुनिया, और बहुत ज़्यादा उनका जिक्र नहीं करते वो, प्रेसिडेंट वगैरह की बात करके, ईरान इस तरह करके, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में कोई बात नहीं, खामोशी इख्तियार की जाती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब मैं इसकी जो पॉइंट है उसकी तरफ आता हूँ। अब हुआ ये कि उन्होंने ये भारत का जिक्र किया कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। जवाब में एक ट्वीट था, उसको खामोशी रखते, वो कोई ऐसी बात नहीं थी मुसलमानों की उन्होंने बात की। जवाब में जनाब, मुझे नहीं पता कि क्या किस किस्म के, वो जनाब इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बयान दागा है उस पर मिस इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट देखें आप जरा, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कैलकुलेटेड, लोग हुई टॉकिंग, अपने आप देखा नहीं, ये ओ भाई आप यार, मतलब कहीं पर थोड़ा सा वो अगर इसको फतवे में कन्वर्ट कर दें तो उनको नहीं पता कि क्या सूरत हाल बनेगी। वो मलून, उसका तो आज मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो जिसने किताब लिखी थी एक, ठीक है ना। बात ये सारी कि वो उन्होंने अब ये बयान दे लगाए जा रहे हैं, लोग हुई टॉकिंग, फलाना डिमाकना, ये मिलिट्री जो उनकी यार खामोशी इख्तियार करें, अनएक्सेप्टेबल, ये फलाना वो। भाई इशू ये है कि उन्होंने एक मुसलमान तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ
भारत में क्या नहीं हो रहा, भारत में क्या नहीं हो रहा, जी ठीक है, कई मुसलमान मुल्कों में भी हो रहा है, मुसलमानों वहाँ पर भी उठती हैं इशू भी, जहाँ इंसानियत। तो एक बात उन्होंने की है, तो उसके जवाब में रहबर के बारे में जो बात है, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे भी चले जाते हैं, कभी उस पर चले। तो मेरा ख्याल है, और ये जो पोजीशनिंग है इस वक्त ईरान की, देखें हिजबुल्लाह, हमास, इसमें तमाम मुसलमान ममालिक, इस वक्त इशूज़ कुछ और हैं। अगर पोजीशनिंग ले ली है इंडिया ने, और उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, मैं उसकी बात नहीं कर, मैं सिर्फ भी बता रहा हूँ कि ठीक है इसराइल के साथ पोजीशनिंग उनकी है, जी ठीक है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है हरगिज़, ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में भारत में रहते हैं, और जो उससे हट के भी आप देखें, आप ये नोट करें ना कि कोई भी बड़ी मजहबी शख्सियत, मैंने आपसे कहा ना उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, तो उस पर जो जिस तरह बयान आ गए हैं, मेरे लिए तो हैरान कौन है कि ये इस तरह। और वो एक ट्वीट उन्होंने किया कि तमाम दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भारत में और गजा में, और क्योंकि भाई आप जब जा रहे हैं, भाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपने ले ली है कि आपने नेतन्याहू के साथ खड़ा होना है, तो ले लिया फिर पोजीशन, फिर उस पोजीशन पे खड़े हो। पाक देखिए, बात ये सारी कि ये इसमें मुझे बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में अगर वो इसको कन्वर्ट कर दें डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद फतवे में, वो आयतुल्लाह खुमैनी, और आपको पता है उसके बाद उस तब से लेके आज तक दुनिया खड़ी है कि उस फतवे को वापस लें, वो फतवा मनसूख नहीं हुआ। वो फतवा जो उस मलऊन के खिलाफ जारी हुआ था, जो किताब जिसने लिखी थी, मैं आज के दिन उसका नाम भी लेना चाह रहा, उसके इशू ये है कि फॉरेन पॉलिसी में किसी जगह पर आगे पीछे मज़ाहिब को इस तरह से लाके दरमियान में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये है कि वो चूँकि खुश करना है उधर, या नेतन्याहू को करना है, क्या करना है खुदा जाने, तो बयान डाल दिया। भारत में नहीं हो रहा क्या मसला, क्या नहीं हो रहा, हो रहा है जी, और मुसलमानों के साथ क्या हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई, तो भाई मुझे नहीं पता कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों है, और उस पर तलखी तो मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी पोलराइज दुनिया है ना इस वक्त, ये बयान, और मतलब है कि बस पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या उसकी वजह है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो मेरा ख्याल है कि इस तरह से लबुलहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो है वो। जी ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे रहबर के बारे में। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आरिफ अलवी साहब आने वाले दिनों में अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ सकते हैं। आरिफ अलवी साहब जो है ना, मतलब ऐसा है कि वो जो है ना कि डायलॉग ख़त्म हो गया बिल्कुल, और बातचीत ख़त्म हो गई, तो वो बातचीत मौजूद है, और उसमें आरिफ अलवी साहब, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अभी फौरी तौर पे कोई जो है वो मामला तय हो गए हैं और ऐसा हो गया, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनको भी यकीनन इल्म होना चाहिए, जो इस अरेंजमेंट में लोग मौजूद हैं, कि कभी भी किसी के साथ दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं होते पॉलिटिक्स में। तो जाहिर है कि वो जो बात है कि जी बिल्कुल ही, तो आरिफ अलवी साहब उसमें रोल प्ले करेंगे। ये खुद जाहिर है कि जब आप देखें ना कि ये राब्ते में थे ना बाजवा साहब के और बाकी लोगों के, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब आगे यानी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब अगर फ़ाल नज़र आए तो समझ जाएँ कि वो इस वक्त जो है वो, जैसे मौलाना साहब से वो मिले हैं तो और इधर उधर मुलाकातें उनकी, एनीवे और भी शख्सियात हैं उनसे हट के भी। अच्छा, अब इसमें जो है एक बात हुई होगी, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो 8 अफराद की वहाँ पे जो है वो जहाँ बक होने की इतलात आ रही है लेबनान से। जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो पहुँचे हैं मिस्र, और जो इजिप्ट में पहुँचे हैं वो सीज़ फायर की दोबारा बात हुई है, और दोहा से ये खबर आ रही है कि अब भी सीज़ फायर की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो लेबनान में हुआ है इसके बाद जो है वो ये जंग आगे जाके मामलात किसी ये नहीं, ये बिगड़ गए हैं क्योंकि लंबे हो गए मामला, तो ख़राब हो गए हैं, हुतीज़ आगे पीछे दाएं बाएं, सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान आपस में इनकी क़यादतें, इजिप्ट, ये सब राब्ते में हैं, और ताकि कोई किसी किस्म का इस वक्त जो मैंने इंडिया की बात की ना, मैंने इसलिए की कि वो सिचुएशन ऐसी है कि देखिए ना उधर इसराइल इस वक्त वो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्योंकि पूरी दुनिया में है ना, तो आप कॉन्फ्लिक्ट से जितना दूर रहें उतना बेहतर है। यह जहाँ दुनिया है उसके साथ अब देखें, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ पे क्वाड का इजलास हो रहा है,
अब क्वाड के इजलास के फ़ौरन बाद वो चाइना के साथ जो मामला थोड़े से ठंडे हुए हैं, तो वो क्वाड वहाँ से ये बात होगी कि क्वाड के अलामिये में जिक्र हो, क्या हो, चाइना की बात होती है, नहीं होती कंटेनमेंट। अमेरिका और चाइना एक खास जगह पे जाके राब्ते में, जो बीच में मुल्क हैं वो उसमें आ जाते हैं कि भाई समझ ही नहीं आती कि क्या है मामला। तो इस वक्त बहुत जो है ना खित्ते के अंदर मामलात और दुनिया के मामलात बड़े अजब से हो गए हैं सारे। अब देखें यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है कर्स पे, और जो है वो बाकी जो दोनबास का इलाका है। लेकिन दूसरी दफ़ा ये एक वाकया हुआ है, जो दूसरी दफ़ा हुआ है कि यूक्रेन के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के स्पेशल यूनिट्स हैं, उन्होंने सीरिया में, शाम में जो ये दावा किया है कि हमने जो रशियन, क्योंकि रशिया तो मौजूद है सीरिया में, तो हमने रशिया की चेक पोस्ट को, उनके कमांडोज ने, उनका कहना ये है कि हमने निशाना बनाया है। और इससे पहले जून में उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमने गोलान की पहाड़ियों पे यूक्रेन पहुंचा है। गोलान की पहाड़ियों पे यानी एक पोजीशनिंग जो है वो इख्तियार हो रही है, वो कि वो कैसे, कहाँ पे, क्या। और उसमें जो है यहाँ पे मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये उनका मीडिया है, उन्होंने तस्वीरें भी आज पोस्ट की हैं। उसमें यह है कि एक रशिया की एक चेक पोस्ट, अभी तक इसके ऊपर रशिया का कोई क्लेम नहीं आया, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और उसमें ये 23rd स्लाइड अगर हम दिखाएं तो यूक्रेन के HUR स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो रशिया ड्रोन बेस को सीरिया में उन्होंने हिट किया है। मैंने आपसे कहा ना ये सेकंड, और उन्होंने साथ वीडियो भी उसकी एक जारी की है कि वो पीछे, अब वो एक मैदानी सा इलाका है, उसमें रशिया का झंडा लगा हुआ है, वो धमाके से उड़ जाता है, फिर वो गोलियां भी चल रही हैं, वो अब ये कहाँ का है, क्या है, कोई फॉल्स पर, लेकिन बहरहाल ये उनका क्लेम है। अच्छा, और इसमें जो है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ ही जो ईरान का मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि 224 कोट करनी ज़रूरी है, इसलिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स इस वक्त कौन कहाँ, जो प्रेस टीवी है ईरान का वो कह रहा है 250 यूक्रेनियन मिलिट्री सर्विसमैन इन सीरिया, जो अलब का इलाका है वहाँ पे, वो जो है वो ट्रेन कर रहे हैं टेररिस्ट को यूज ड्रोन्स, ये प्रेस टीवी कह रहा है। अच्छा, तो अब जो है वो अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट जो पशियां हैं वो दौरा करेंगे टर्की का भी, सऊदी अरेबिया से भी उनका रब्ता है। तो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो इस पूरे सिनेरियो में उनका 10th विजिट है, वो इजिप्ट आए हैं। अच्छा, अभी तक तो इशू ये चल रहा था कि वो फिलदर्फी कॉरिडोर का क्या करना है, और इजिप्ट उसमें उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया। लेकिन उधर इमाद हुसैन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लेबनान के साथ तलखी को कम किया जाए, लेकिन अब ये एक्सप्लोड हो गया मामला, क्योंकि वहाँ पे 8 लोग और फिर ये जो बड़ा अटैक हुआ है। नेतन्याहू चाहता है इस जंग को फैलाए, क्यों चाहता है ये नेतन्याहू जाने, और उसके जो हमायती हैं वो जाने, कि ये जंग जो है ये आगे फैले और ये कनेक्ट हो जाए मिडल ईस्ट किसी तरह से यूक्रेन के साथ। अच्छा, अब आप देखें मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया, तो अब यूक्रेन के यूनिट ने अगर वहाँ पे ये रशिया पे अटैक किया है, और जो ईरान कह रहा है कि यूक्रेन की फौज पहुंची हुई है, जो ट्रेन कर रही है वहाँ पे, और यूक्रेन खुद उनका मीडिया कह रहा है, इसका मतलब है कि ये कनेक्ट आपस में, और ये फिर कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाके ख़त्म होता है। मतलब एक ही जगह से शुरू होता है और फिर वो मतलब है कि उसमें सेंट्रल एशिया भी है दरमियान में, उसमें जो है वो यूरोप भी है, उसमें कॉकेसस के मुल्क भी हैं, उसमें मतलब एक पूरा और फिर यहाँ पर आप हूतीज़ के साथ आते हैं तो फिर अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ये सारे मामला। तो इस वक्त बड़े, और फिर ये उस तरफ चले जाएं तो वहाँ अभी तक टर्मोइल है, बांग्लादेश और वहाँ पे म्यांमार और मणिपुर और वो सारे मामला। तो एक मतलब है ये आपको हॉट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। वेनेजुएला में अपने फटे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, सूडान के अंदर भूल गए लोग कि भाई क्या हुआ, वो कत्लेआम जारी है। तो इशू ये सारा कि अब इस पूरे सिनेरियो में फिर मैं वही बात कहता हूँ कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी मतलब है कि ये टेररिज्म हमेशा एक, आप देखें अभी वो फ़ोन उड़ गए लोगों के, आप देखें ना किस तरह से अटैक हुआ है। बात ये है वो जवाबी अटैक करेंगे, ये तो जंग छिड़ी हुई है, ये नॉर्मल वो हालात नहीं है। अब वो नॉर्मल हालात नहीं है तो यहाँ पर वो जी ऐसा है कि वो एक शिक नंबर 8 में ये होगा, तो ये कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है इकॉनमी का, सिक्योरिटी का,
सोशल अनरेस्ट, लोगों में लोग परेशान हाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, ये ना कोई सियासत का वक्त है ना कि ये 3-4 चीज़ों पे तवज्जो दें बराह करम। और ये जो हिजान बपा है, हिजान बपा किया हुआ है, ठीक है, इसको यानी परसों ये 2-4 दिन हफ्ता जो हुआ है, मतलब है कि जजों को ऐसे कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई क्या हो गई यार, हद हो गई है अदालत। अब वकला जमा हो रहे हैं तो जाहिर है कि वो कह रहे हैं हमला हुआ है, ये तो उसको हैंडल कैसे हुआ है, वो मतलब कोई उसमें जो है ना, वो तरामीम होंगी, वो बाद में होंगी, वो तो क्यों होंगी, कैसे होंगी, क्यों उनसे, क्योंकि 70,000 मुकदमात थे या 80,000 थे तो इसलिए आईनी अदालत बनेगी। और ये तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना, ये इसमें इसको थोड़ा सा, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो सियासत से हट के अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि अब लोगों को गिरफ्तार, अकाउंटेबिलिटी ये भी है कि ना है लोग जगहों पे बैठे हैं उनको आप हटाएं, FIA स्ट्रॉन्ग करें, FBR को स्ट्रॉन्ग करें तरीके से, लोगों को थोड़ा सा ना एक सूदिंग, एक होता है ना सुकून, चैन से लोग थोड़ा सा, तो एक 2-4 दिन तो 5 दिन लोगों को मिले ना कि सड़कें खुली हैं, कुछ नहीं हो रहा, भाई कारोबार चल रहा है, दुकानें, इतना गैर यकीनी बना दी है मैन मेड क्राइसिस जो हंगर गेम है कि उसमें जो है वो किसी को जहन में कोई खबर आती है कि वो खुदकुशी कर ली, कभी खबर आती है हादसा हो गया, परेशान हाल लोग हैं, कोई मतलब इस वक्त जो है ना ये, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त एक फाइनल बैटल चल रही है ना इक़्तिदार की और इसकी और उसकी, सारा तो वो भूल गए हैं कि लोग भी हैं इसमें 25 करोड़। मैंने ये बात उस दिन भी की थी कि ये हिजान रात को ख़त्म हुआ है ना, तो अगले दिन लोग सुकून से हो गए, लोग इतना परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, अचानक गरीबों गुरबा गरीब, ये अदालतें नहीं अदालतें बनेंगी, जज उसमें, अच्छा जज भर, यानी उसमें नाम भी हो गए थे फलाना उसका जानने वालों को जज, ये नहीं कि जज को ही लगाना है, किसी को भी जज बना दिया जाएगा, यानी अजीब, यानी कोई वकील है कुछ उनको जज अपॉइंट कर दिया जाएगा, कोई रिटायर्ड है उनको भी जज लगा दिया जाएगा। तो मतलब है कि ये क्या ये तो बिल्कुल किसी को सर पैर ही नहीं पता, खुद हुकूमत में मौजूद जो लोग हैं उनको भी नहीं शायद पता था क्या था, एक बड़ा एक कन्फ्यूजन है। तो दुआ करते हैं कि हमारे यहाँ भी क्राइसिस ये तो है ना सारे, और मतलब है कि हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे अल्लाह करे कि बेहतर हों, तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन ये कि ये बस अरेंजमेंट या तो खुद करके ये हिजान ना बाबा करें, या तो खामोश होकर बैठते हैं सारे सब लोग खामोशी से अपना अपना काम करें, वरना ये तो एक क्योस इतना बपा किया हुआ है इन दिनों में, और इसको लोग